जो तूफानों से टकरा जाए उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टानों से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं, युवा कहते हैं। बहुत बढ़िया। और चंद कदम तू और चल, बस रात अब जाने को है, जीतेगा हर बाजी तू, चीर करे जे अंधेरे का, तू युवा है कर दे दीदार सवेरे का। अच्छे काम के लिए युवा को आगे आना चाहिए, और जो दिल से दे दुआ वो भिखारी भी अमीर है, जो मोती न दे सके वो समुंदर भी फकीर है, देता रहूँगा सारे अंधेरे को रोशनी, जब तक मेरे वजूद में रोशन ज़मीर है। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम विभूतिपुर प्रखंड के नरहन पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ एक युवा बैठे हुए हैं। अब ये कौन है, क्या करते हैं, आज इन्हीं से इंट्रोडक्शन लेंगे। This is Achan Singh, son of late Shivraj Singh, hailing from Narhan State, which is under the district of Samastipur. As per my personal qualification is concerned, I am MA in English, journalism in diploma, as well as B.Ed. Currently, I am pursuing PhD in English from Rajasthan University, Sunrise. And as far as my profession is concerned, I am a teacher of English. I teach English for class 11, 12th, banking, SSC. I am not a professionally teacher, but I am a master of teaching English. I am fond of teaching English as well. I have taught different classes, even Excellent Bank Coaching Samastipur. I have taught also Aditya Civil Service when it was in Begusarai. Right now Aditya is running at Rosra. So this is my introduction, and I own a coaching institution. Name is Achan Singh's English Classes, and almost 500 students are being taught by me. And once in a class, 250 students in a batch sit in my class. So you can say that is. तो सर बता रहे हैं कि सर शिक्षण के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और इंग्लिश का क्लास यहीं नरहन में सर का चलता है और बहुत सारे छात्र इनसे जुड़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। 10th से लेकर 11, 12th या उससे भी ऊपर के जो छात्र हैं उस सबको इंग्लिश की शिक्षा सर देते हैं। सर आज हमारे साथ इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि सर शिक्षण के अलावा भी सोशल वर्क से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक युवा अपने गांव में रहते हुए, समाज में रहते हुए देश के निर्माण में किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। सर इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि सर इस चीज़ से जुड़े हुए। योगदान हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। इसमें एक मैं बात जोड़ना चाहूँगा एक कोटेशन के माध्यम से कि असफल व्यक्ति शिकायत बार बार करता है, सफल वही होता है जो प्रयास बार बार करता है, 1000 बार करता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप प्रयास से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर जो तूफानों में पलते हैं वही इतिहास बदलते हैं, जिस पर जग ने हंसा है वही इतिहास भी रचा है। सो दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकें तो ये ज़रूरत नहीं कि आप केवल उस में शामिल होकर के कोई पार्टी में शामिल होकर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऑफ द पार्टी भी, पार्टी से बाहर भी आप अपने देश में योगदान दे सकते हैं। जिस तरह से मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया 2008 के अक्टूबर से मैं क्लास ले रहा हूँ अंग्रेजी का, तो उस समय एक बच्चों में था कि इंग्लिश के प्रति डर था। और यहाँ पढ़ाई का भी तरीका है कि आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे, KP ठाकुर हो या ऑक्सफोर्ड के किताब से ट्रांसलेशन बनाना। तो मैं उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया। मैं न्यूज़पेपर के न्यू वर्ड्स का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन बनाना, नए स्ट्रक्चर को देना, उच्चारण जो गलत होता था फोनेटिक्स का प्रयोग करते हुए। अभी भी लोग बहुत बातचीत में जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पास कैपेसिटी है, होता है कैपेसिटी। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में देकर मैं लगा कि मैं गांव में रहते हुए यहाँ के बच्चे को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा दे सकता हूँ। और उसमें मैंने अभी तक काफ़ी कोशिश किया, सफलता भी मिली और अभी भी मैं बेहतर करते जा रहा हूँ। कंपटीशंस है अभी तो प्रोफेशन में, आप जानते हैं कई क्लासेस खुले हैं, लेकिन जब आप में वो कह सकते हैं कि खुद के अंजुमान में आवाज़ होनी चाहिए, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने की परवाज़ होनी चाहिए, जीवन में करो या मरो का अंदाज होना चाहिए। If you have already decided to do something better, no one in the world is going to stop you. You can ultimately achieve your goal. That's I am optimistic. I never believe in Kaskandra or pessimism. आपके अंदर अगर काबिलियत है, जुनून है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ करने से नहीं रोक सकती है। क्या सर? हाँ। और इसी कारण से मुझे देखते होंगे कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, लेकिन किसी पार्टी में एक्टिव नहीं। सोशल वर्क आपका? सोशल वर्क में
अब जिसमें अच्छे जो काम है उसको अच्छा कहता हूँ, जो बुरा काम है उसे बुरा कहता हूँ। बिना डरे, बिना बिना डरे। डरे मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम पर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम पर टिप्पणी नहीं करता। मैं कलाम साहब को बहुत पूजता हूँ, मैं रफ़ी साहब का गाना सुनता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान की बात होगी या एनआरसी मूवमेंट था जिसमें एनआरसी का यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, अभी तो एनआरसी का यही लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी इसका काम शुरू किया जाए। नहीं तो पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक भागे हैं, अगर भारत में अगर ये कानून नहीं रहता तो वो कहाँ जाते दुनिया में। और इसका मैं सपोर्ट किया। मैं जैसे तालिबान हुआ, आतंकी ग्रुप, मैं कई बार कहता हूँ कि मुश्किल तो सभी को आता है, मुश्किल तो हर वक्त हर घड़ी है, जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। तो हमारे पास मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका सामना करना है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आतंकी बनते हैं, उसके पास परेशानी हुआ होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कई लोगों को परेशानी हुआ है। इतिहास में सबसे अधिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को परेशानी हुआ। छुआछूत का कारण उनको ऑफिस में नौकरी भी मिला था, वहाँ पे लोग फाइल फेंक कर देते थे, लेकिन वो तो आतंकी नहीं बन गए। तो ये तरह से तर्क देना ये गलत चीज़ है। मैं इस तरह की कई चीज़ों को उठाता हूँ। जो अच्छे काम है मोदी जी का, तो मैं उसमें उनका साथ देता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। अगर दूसरी बात अगर ले लें, कोरोना के दौरान मैं सरकार पर टिप्पणी नहीं कर पाया। दरअसल अगर मैं आप लोगों का भरण पोषण का जिम्मेदारी उठाया और मेरा काम बंद हो जाए, तो मैं फिर जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाऊँगा। एग्जैक्टली कोरोना में पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई, मेडिकल सिस्टम चरमरा गया, जिसमें भारत इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़ी जनसंख्या वाली देश किस तरह से आगे बढ़ा, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि अभी महंगाई है, ये क्या होगा। ये वक्त नहीं है जिस समय हम प्रश्न पूछ सकें। सब कुछ ठीक रहता तब ऐसा रहता, तब प्रश्न पूछ। सरकार को आमदनी नहीं है, कंपनी बंद था, टैक्सेशन बंद था, उसके बावजूद सरकार को लोगों की मदद करनी थी। इतने बड़ी संख्या के लोगों को गेहूं चावल जो मुफ्त में दिया जाता उसको डबल कर कंटिन्यू करना था। तो ये सब अच्छा काम, इतने बड़े देश में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया वैक्सीनेशन रेट में। तो ये सब अच्छा काम है। बुरा काम था लॉकडाउन में सबसे पहले शिक्षा को बंद करना। मुझे लगा कि ये शायद रैश में लिया गया कोई डिसीजन था, जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ था। और मैंने पहले ही कहा था क्या कि लॉकडाउन करने से ये कोरोना की रफ्तार घट सकती है, नहीं घटी। जिस समय लॉकडाउन पहली बार हुआ 340 केस था और बढ़ते बढ़ते लाख के पार पहुंच गया। और सेकेंड बार भी लॉकडाउन में वही स्थिति हुई, 2-2 लाख 3-3 लाख केस निकलने लगे। तो जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं और वो चीज़ बढ़ ही रहा, तो फिर लॉकडाउन किस चीज़ की। और लॉकडाउन में इसलिए मैं गलत, इसमें मैंने अपने आप को पाया। मैं इस पर रिसर्च, कई चीज़ों पर मैं सोचता रहता हूँ, कुछ खोजी किस्म का इंसान हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लगातार लॉकडाउन था और सब अंदर में, और फिर भी कोरोना के केस लाखों निकल रहे थे। तो कोरोना का केस में ये कहा गया कि वो बंद जगह पर ज़्यादा दिन तक वायरस जीवित रहता। तो आप एक तरफ कहते हैं बंद जगह पर जीवित रहता, दूसरी तरफ कहते हैं तुम घर में ही रहो। तो वायरस को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं ताकि जीवित रहे और लोगों को परेशान करें। तो इसलिए, और शिक्षा में कई इंस्टीट्यूशन खुले रहे। क्या कोई विद्यार्थी मरा? नहीं मरा, मरना नहीं चाहिए और मरा भी नहीं। किसी छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक सवाल है सर मेरा कि जब लॉकडाउन लगा तो विदेश में जो लोग रहते हैं, जो जॉब के पर्पस से या किसी भी पर्पस से, बिजनेसमैन लोग, उन लोगों को निकालने के लिए स्पेशल हवाई जहाज़ चलाया गया। लेकिन जो दूसरे स्टेट में बिहारी रहते थे, उनको तरपने के लिए, रोड पर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया। उनके लिए ट्रेन भी नहीं चलाया गया। तब चलाया गया जब अंतिम में थोड़ा बहुत बचे थे तब। इस पर आप सरकार का जो है सो समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? नहीं, ये गलत फैसला था। सरकार को जो लॉकडाउन में जो भी फंसे थे उनका लाना सरकार का काम था। विदेश से लाए तो इसका ये मतलब नहीं कि विदेश से ही कोरोना फैल गया। कोरोना फैला किस जगह से आया, कुछ लोग, आप तो डायरेक्ट व्यापार रोक नहीं सकते हैं, दुनिया में एक इंटरनेशनल ट्रेड समझौता। कोरोना कैसे आया सर, उस पर नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि बाहर में जो लोग फंसे थे उसको आप लाए, लेकिन बिहारी दूसरे स्टेट में इस पर भी आ रहा हूँ। इसमें बिहार सरकार पीछे रही, इसमें मैं बिहार सरकार का गलती मानता हूँ और ये बिहार सरकार का गलत फैसला था। और इनसे, योगी जी से, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इनको सीख लेनी चाहिए थी कि उन्होंने उस लॉकडाउन में, और इसमें विपक्ष का भी भूमिका गलत था। जब योगी जी वहाँ पर बस भेज रहे थे तो विपक्ष के सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे, कोटा बस भेज रहे थे, और उन्होंने उतने बड़े आयोजन करके और सबसे पहले यूपी ले आया अपने छात्रों को।
और ये दिखाता कि जब आप भारत का विमान भी गया चीन से लोगों को फंसा हुआ लोगों को लाया, तो इस तरह से दिखाता है कि जज्बा है तो आप कर सकते हैं। और बिहार सरकार की वो गलत फैसला था जिसमें बिहार सरकार अपने छात्रों को उसी हाल में और अपने मजदूरों को उसी हाल में छोड़ दिया था। आपको लगता है कि बिहार सरकार यहाँ से बसें भेज करके उनको मंगवा सकती? आराम से मंगवा सकती थी, बिहार सरकार को ये करना चाहिए था और सरकार नहीं की। इसमें सरकार की को अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सर और है, जैसे लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था करीब -30% तक चली गई नीचे, उसमें हर एक बिजनेसमैन से अभी बात करके देखिए, सबका चरमराया हुआ। क्या शिक्षा लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं, खास करके कोचिंग चलाने वाले, स्कूल वाले, सबका तो बुरा हाल है ही। आप लोग पर भी असर पड़ा इस चीज़? निश्चित सबसे ज़्यादा इसमें असर किसको पड़ा? सबसे ज़्यादा इसमें जिस पर ज़्यादा डीस्टेबलाइज हुआ द इंस्टीट्यूशन, द मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर डीस्टेबलाइज्ड, इट वाज एब्सोल्युटली टेरराइज्ड और विक्टिमाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा इसी को परेशान किया गया, शिक्षा जगत, क्योंकि सबसे पहले बंद होना और सबसे लास्ट में खुलना। पेठिया जारी था, ग्रामीण पेठिया, वहाँ हज़ारों लोग का भीड़ था। मैं इस पर कैंपेन भी किया था, वहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं। किसान आंदोलन जारी था, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा था। शाहीन बाग जारी, हाँ, शाहीन बाग जारी था, कोरोना नहीं फैल रहा था। लेकिन शिक्षा इस खुलेगा, और मैं इससे पहले भी कहा था कि बच्चों पर ये थर्ड लहर नहीं आएगी। अगस्त की बात था, अभी सितंबर होकर अक्टूबर है, थर्ड लहर नहीं आई, बच्चों पर नहीं आई। मैं कहा था कि बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, और ऐसे भी लोगों को कोरोना हुआ, ठीक हो गया, लेकिन वो लोग जो हॉस्पिटल गए वो मरे किससे? प्लेसिबो इफेक्ट से। साइंस में टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें आपका देख रेख नहीं हो और सब कह रहे हैं कि इसको छुओ मत, उसको लगता है मुझे ऐसा बीमारी हो गया कि मरना तय। उसमें कई लोग मरे, भ्रम, एक तरह से भ्रम का असर में मरे। हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लोग मरे, घर में जो थे वो नहीं मरे। हाँ, क्योंकि उनका कोई अटेंडी था, उनका देख रेख करने वाला था। एक चीज़ हमको एक कोरोना के कारण माइनस में जीडीपी जाना कोई बड़ी बात नहीं। जिस भारत का 30% नहीं गया माइनस में, 23% गया था। और फ्रांस जो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी -28 में जीडीपी था। इंग्लैंड का 36 कार कंपनी बंद हो चुका था। तो जब डेवलप्ड कंट्री अपने आप को नहीं संभाल पाए, और हमसे आप उम्मीद करते हैं इंडिया का इकोनॉमी अच्छा हो कोरोना में, जब सब चीज़ बंद है तो इकोनॉमी कहाँ से अच्छा हो? और सेकेंड में फर्स्ट एक जो बंद किए थे मोदी जी फर्स्ट लॉकडाउन में, उस लॉकडाउन में लोग विरोध कर रहे थे जो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और सेकेंड लॉकडाउन में विपक्ष की भूमिका पर मैं सवाल उठाता हूं, क्योंकि विपक्ष एक नकारा राजनीतिक विपक्ष यही कह रहा था कि नहीं लॉकडाउन कीजिए। मरे हुए लोग को मारने के लिए विपक्ष मांग कर रहा था, ताकि इसलिए नहीं कि लोगों की रक्षा के लिए, ताकि पुनः लॉकडाउन होने के बाद जब स्थिति त्रासदी में बदल जाएगी तो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे सरकार से और कटघरे में खड़े करेंगे। लेकिन मोदी जी सेकेंड लॉकडाउन नहीं किए देशव्यापी, ये अच्छी बात है। कंटेनमेंट जोन बनाए, ठीक है, सतर्कता जरूरी। सर एक चीज़ हमको और बताइए, जैसे आप युवा हैं और अभी जो सोसाइटी में 80 से 90% जो यूथ हैं, उसमें एक बुराई आ गई है कि वो लोग गुटखा खाते हैं, खास करके राजनिवास, विमल, डिस्टेट, जितना ये चीज़ है, लगभग लोग ऐसे ऐसे मिला के आप देखते होंगे सर स्टूडेंट। तो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि युवाओं में बुरा लत है, तो ये बुरी आदत जो उनमें है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी दोष है, उनके पेरेंट्स का भी दोष है कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। और कुछ बच्चे जो हैं बुरे आदत के साथ नेता बनना भी चाहते हैं, ये दिक्कत है। और मैं यहीं पर आ रहा था कि आप केवल फेसबुक और व्हाट्सएप या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाते रहें और आप मेहनत करना छोड़ दें तो आप बेरोज़गार रहेंगे ही। बेरोज़गारी पर कई तरह सवाल उठता है। किसी देश के जनसंख्या कितने % लोग सरकारी नौकरी में हो सकते हैं? भारत जैसे देश में 2 से 3% लोग हो सकते हैं, सारे लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। अब सरकारी नौकरी वाले ही केवल रोज़गार होंगे, ये कहना गलत बात है। कोई आदमी शॉप चला रहा, बुक दुकान है, किसी का पान दुकान ही है या कोई दुकान है, वो भी रोज़गार में है, उनका अपना स्वयं का रोज़गार है। तो केवल सरकारी नौकरी लोग इसलिए चाहते हैं कि उसमें निश्चितता है, उसमें ड्यूरेबिलिटी मिलती है कि हम आप नौकरी में हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोच है कि वहाँ जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक सोच
अफसरशाही का सोच भी पनपती है। लेकिन युवाओं में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बेरोजगार इसलिए है कि मोस्ट ऑफ 90% लोग, आप अब 100-200 स्टूडेंट कहीं पढ़ते हैं या 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 में आप एग्ज़ाम लीजिए तो 2 या 3 सफल होते हैं टॉप रैंक में, वही लोग सर्विस लेते हैं। जो उसके हकदार हैं उन्हें मिल रहा। अभी बिहार में जो एग्ज़ाम हुए टीईटी के, उसके बाद जो बहाली का प्रक्रिया अभी जारी है, इसमें लोगों को नौकरी मिल रहा। तो लोग नौकरी ले रहे हैं, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं जो लोग पढ़ाई नहीं किए। आप एक तरफ से मोदी जी को गाली दीजिए और उन्हीं के सोशल मीडिया, उन्हीं का दिया हुआ 4G का आप इस्तेमाल कीजिए, अंबानी का दिया हुआ, अंबानी और अडानी को गाली दीजिए क्यों बिजनेसमैन है। अमीर तो सब बनना चाहता, लेकिन दूसरे अमीर को गाली देता है, ये गलत बात है। आप उससे कुछ सीख ले सकते हैं कि बिल गेट्स क्यों है, अंबानी क्यों है। आज अंबानी 5 साल में अंबानी नहीं, अंबानी शुरू से अमीर, अडानी शुरू से अमीर। आप उस पर हमला क्यों करते हैं। आज ये अंबानी और अडानी भी अपना कंपनी बंद कर ले, जो दिल्ली और मुंबई में जो काम करने के लिए जाते हैं, तो वो बेरोजगार रहकर फिर घर पर बैठेंगे, उनको रोजगार आप दीजिएगा। इस बात पर लोग सवाल नहीं उठाते हैं। तो मैं इस तरह के बात को बेबाकी से रखता हूँ, और इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि प्रखर और कुछ कट्टर ढंग से बोलते हैं। कट्टर नहीं, मैं सत्य बात। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, तो आप अपने आप को मोदी जी का प्रशंसक कह सकते हैं कि मोदी भक्त कह सकते हैं? मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, एक अनभक्त नहीं हूँ। गलत जो काम होगा उसको मैं कह दूंगा कि गलत। इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि आप देखिएगा कुछ चैनल के बारे में कि वो चैनल में भी ऐसा होता है, आप बुरा मत मानिएगा, कि कुछ चैनल मोदी जी का बड़ाई और कुछ चैनल केवल और केवल मोदी जी क्या है निगेटिव दिखाना। अभी यूएस में गए तो भारत का नाम तो अच्छा हुआ नहीं, अभी यूएन में उन्हीं का चर्चा हो रहा था, तो ये अच्छा बात है। इससे पहले ये अच्छी बात है, और इससे पहले प्रधानमंत्री जाते थे उतना लोग कैचअप नहीं करता था। अब उनका एक ऐसा आदमी जो काम बहुत तेज़ी से किया, आप शिक्षा में ही ले लीजिए, एम्स, इससे पहले भारत में मोदी जी के टेन्यूर से पहले एम्स की संख्या क्या थी, आज 12 एम्स तो केवल यूपी में बन चुका, और 100 एम्स पर काम चल रहा पूरे भारत में। ये न्यू शिक्षा नीति भी हुआ, ये शिक्षा नीति तो अच्छा सर, अगर देश लेवल पे छोड़ दिया जाए तो बिहार में भी अभी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और देश में भी बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि बिहार के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो है सो पक्षपात या भेदभाव की है? बिहार के साथ देखिए एक्चुअली होता है कि सर बिहार में होता तो आप बोलते ना बिहार में ऐसा, आप यूपी का उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में जो सिचुएशन जो भी सरकार रही, बिहार के लिए खूब अच्छा काम नहीं हुआ है, और काम की कमी है, इसमें मैं मानता हूँ। सरकार को और काम करना चाहिए, सरकार को और काम करनी चाहिए थी, जो कि काम अब तक नहीं हुई, और मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि सरकार इसके लिए पीछे है। लेकिन बिहार में भी अच्छे काम हुए, जैसे कि आप देखेंगे कि स्कूल की संख्या बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग। हम लोग जब स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल से पास हूँ, जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो बारिश में चूना शुरू हो जाता था, पानी आना शुरू हो जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का था वो ढह गया था, आज वो अच्छा हो रहा। हजारों बच्चे जो हैं सो अभी पढ़ रहे हैं। साइकिल योजना सुनी, ये अच्छा बात है। अभी स्कॉलरशिप है, अभी एक गरीब बच्चा भी कहीं रहकर पढ़ सकता है, इतना स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा मिल जाती है। लेकिन ये सब सुविधा पहले नहीं थी, और मोदी सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, ये अच्छा काम है। बिजली देखिए, सड़क देखिए, ये सब अच्छा काम है। लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था शिक्षा में, एम्स भी यहाँ चाहिए था, इंटरनेशनल स्टेडियम चाहिए था। हाँ, बहुत सारा चीज़ चाहिए। हम एक सवाल मेरा ये है, केंद्रीय विद्यालय भी होना चाहिए था, मतलब और ज़्यादा संख्या में। आप मतलब यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी था। ये सब कुछ संख्या कम है, और इसलिए मुझे लगता है कि और भी विकास की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि योजना बहुत सारी बनाई जाती है स्टेट लेवल, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, सब डिवीज़न लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, इम्प्लीमेंटेशन में हर एक विभाग के द्वारा भयंकर लापरवाही की जाती है। और इस चीज़ की खबर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ज़रूर होगी। लेकिन ऐसा क्या है कि सब चीज़ नज़र के सामने में गलत हो रहा है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है, इसका क्या कारण आपको? अब मुख्यमंत्री जी के पास जानकारी होगी या नहीं, ये, लेकिन
आप जैसे अफसरशाही व्यवस्था जो है ना भारत में और बिहार में खासकर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिल्ली के बच्चे को जाइएगा तो पूछिएगा तो वो कोई कह सकता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन बिहार में पूछिए तो मैं सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ। मतलब, और आप अगर किसी से बात करें कि सरकारी नौकरी क्या, मैं ऊंचे रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर, डीएम, इस रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली तौर पर जो उस तरह के बात करते हैं तो फिर उनकी सोच बड़ी होती है, तो फिर इसलिए उनका हाईटेक सोच है तो वो ऊपर जाते हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इर्द गिर्द में देखिए तो आपका एक बच्चे किसी को पूछिए एक सरकारी नौकरी तो कहेगा कि जो अगर जो ऑफिस में है, ब्लॉक में है, इस तरह के लेवल में तो 30,000 मंथली है और बाहर से आ जाता है 40,000 70,000 हो जाता है। ये एक सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग भी, आप लोग भी जिम्मेवार हैं। मोदी जी शौचालय के लिए 12,000 रुपया भेजे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक शौचालय के निर्माण के लिए 2,000 रुपया घूस देना पड़ा। तो मोदी जी तो आपके अकाउंट में 12,000 इस चीज़ हम बोल रहे हैं, जो जमीन आप निकाल कर मोदी जी दिए कि आप दिए? आप दिए कि आपको जल्दी आ जाए। जो लोग हकदार हैं उनको नहीं मिल पा रहे। अभी जो इंदिरा आवास योजना है, अगर इसका अच्छे से जांच किया जाए, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें अच्छे से जांच किया जाए तो आप कह सकते हैं कि गांव में, अब इसमें मुखिया का भी गलती है और ये पंचायत लेवल का वार्ड मेंबर का भी गलती है कि आप उन लोगों को चुने हैं जो कि कहीं हमें कुछ कह ना दे। पूरी तरह से सक्षम लोगों का नाम भी इसमें आया, जिनके पास लैंड भी है, घर भी है, लेकिन उनका भी नाम आता है। तो ये क्रियान्वयन जो है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनी एजेंडा is not just because of the government but because of the people are also responsible for that type of condemonium. अच्छा सर, जैसे आप नरहन, आपका घर है, यहीं पे आप पढ़ाते भी हैं, तो नरहन के बारे में 5 अच्छी बातें आपको बोलने के लिए कहा जाए तो क्या हो? 5 अच्छी बात यह है कि नरहन के लोग सभ्य ज़्यादा होते हैं। पहली बात, नरहन के लोग आपको उदंड कम मिलेंगे। एक आध दो अगर आप छोड़ दें तो नरहन में कोई भी आकर व्यापार कर सकता है, सबसे बड़ी बात नरहन की। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि नरहन रोसड़ा से अच्छा नहीं तो रोसड़ा के टक्कर में शिक्षा में है। हाँ, नरहन में प्रत्येक दिन 5,000 स्टूडेंट 12th के आते हैं और यहाँ कई सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जिसमें रोसड़ा से ज़्यादा स्टूडेंट एक बैच में बैठते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरे क्लास में 250 बच्चे एक बैच में बैठते हैं। ठीक, रोसड़ा में कई जगह आप खोजेंगे तो इतने एक बैच में नहीं बैठते हैं। मैं रोसड़ा में क्लास ले चुका हूँ कई कोचिंग, हाईएस्ट बहुत होगा तो 75-100 से ज़्यादा नहीं। 100-120 ये उसका रेशियो है। लेकिन नरहन में आपको 250 लगभग दो कोचिंग में या 3 कोचिंग में मिलेंगे, लेकिन 200 लगभग कोचिंग में मिल जाएंगे, 150-200। तो शिक्षा में ले लें और सभ्यता में ले लें। सर ऐसा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200-300 कोचिंग सेंटर है? नहीं, 200-300 नहीं है, लेकिन 100 कोचिंग हाँ, सेंटर। 100 भी तो सर कम नहीं हुआ ना, मान लीजिए इतना हाँ, समस्तीपुर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर नरहन में पाया गया। तो ऐसा यहाँ पे क्या माहौल बना कि यहाँ शिक्षा का हब बन गया? ये है कि जो एक बीएड मतलब एक कॉलेज है, डीबीकन कॉलेज है, जेपीएनएस हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, संस्कृत स्कूल है, और नरहन शुरू से शिक्षा से जुड़ा हुआ। नरहन के इतिहास के बारे में जाने तो इसका पुराना नाम मौजे बिशनपुर था, बिशनपुर, और नरहन है। राजाओं का शासन रहा करता था, स्कूल डोनेट किया गया, कॉलेज डोनेट किया गया, तो शिक्षा का माहौल शुरू से रहा। और यहाँ से ज़्यादा आसपास के लोग के लिए ये एक स्रोत है, चूँकि यहाँ पर मार्केट के लिए लोग आते हैं। नरहन बाज़ार सबसे पहले था, बाद में सिंघिया या खोकसा में अभी मार्केट है, या उधर खुदामनपुर, लेकिन नरहन मार्केट सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो ये मार्केट था तो लोग दूसरे जगह से भी यहाँ आकर के काम करते थे, और अभी भी कई सारे बाहरी लोग हैं जिनका दुकान यहाँ पर है। बाहरी नहीं कह सकते, दूसरे गाँव के लोग हैं, लेकिन हैं हमारे अपने आदमी, उनका भी दुकानें हैं, वो अभी यहाँ व्यवसाय से जुड़े हैं। तो इसलिए, और यहाँ शिक्षा में अच्छे अच्छे टीचर्स की जमावड़ा है, जो टीचर्स आपको अच्छे अच्छे जगह पढ़कर अच्छे डिग्री लेकर के भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा। नरहन में एक और बात है कि आपको हायर एजुकेशन में कोचिंग सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल टीचिंग चलता है, जिसमें कोई फिजिक्स के बच्चे जो हैं सो फिजिक्स के टीचर यहाँ ही फिजिक्स पढ़ेंगे। जो टीचर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लग करके और खोले हैं, उनके यहाँ बच्चे नहीं जाते। ये एक सोच है कि स्पेशलाइजेशन की ओर ये चल रहा। ये ऐसा पटना में होता? हाँ, ये एक पटना के वे के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं कह सकता हूँ। और ये 3 बात मैंने बतलाया।
नरहन में अच्छी है कि रोड कनेक्टिविटी जो है ये आपको समस्तीपुर से भी जोड़ता है, बेगूसराय से भी जोड़ता है, पुल है। और इसी कारण से बेगूसराय में और अब जो नियर पड़ता है विलेज, और इसके कारण से यातायात के साधन के लिए हम लोग बेगूसराय भी जाते हैं, और डॉक्टरी आप ले लें मेडिकल डिपार्टमेंट में, और समस्तीपुर भी। तो ये नरहन के लिए और क्या है कि चौबद्दी अगर इसका आप देखते हैं तो लगभग 25 या 30 गांव के लोग बच्चे जो हैं वो प्रत्येक दिन नरहन आते हैं। और ये चीज़ सिंघिया के साथ कहिएगा या फिर दूसरे जगह का गांव के का साथ ऐसा नहीं जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। नरहन के लिए अच्छा है, बीएड कॉलेज है, ये भी अच्छी बात है। और नरहन में कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। कुछ एक बात को छोड़ दी जाए तो राजनीतिक यहाँ का एक मतलब गंदी राजनीतिक है, जिसमें सारे समाज में होते हैं लेकिन जलन प्रवृत्ति की राजनीतिक ज़्यादा है। इसमें लोग वो तथाकथित रूढ़िवादी राजनीतिक को लेकर के चल रहे हैं, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छे लोगों को आना चाहिए राजनीतिक में, राजनीतिक बदलने के लिए। नरहन में इतने बड़े गांव और इतने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण आप रोसड़ा का ज़मीन रेट और नरहन का ज़मीन रेट लगभग बराबर है आप। और इसके लिए लोग सोचते हैं कि सुख शांति से रहेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कमी क्या है, सामूहिक शौचालय नहीं है, सामूहिक पार्किंग व्यवस्था नहीं है, सड़क पे लगाना। हाँ, एक पार्क होना चाहिए, एक और पार्क होना चाहिए जिसमें बच्चे और लोग फुर्सत के समय में घूम सके, ऐसा जगह का भी खोज होना चाहिए। हाँ, वाटर पूल वगैरह ये तरह का सोच मुझे लगता है। स्ट्रीट लाइटिंग की थोड़ी और बेहतर व्यवस्था, ये सब और ज़रूरत है। और आगे आने वाले समय में कोई भी बने नरहन के मुखिया या फिर यहाँ के विधायक से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि विधायक जी इस पर ध्यान दें कि नरहन में इतने क्षेत्र के बच्चे आते हैं और सारे ग्रामीण बच्चे आते हैं, उनको समय पर दिक्कत हो सकती है। तो शौचालय का, सामूहिक शौचालय का व्यवस्था, उसके बाद वाटर पूल हो सके, एक पार्किंग का व्यवस्था ये हो, और कुछ सिक्योरिटी बीफअप, जो पुलिस का ड्यूटी अगर कोचिंग के समय में अगर रहे उस दौरान अभी नहीं रहता, अभी नहीं रहता। कोचिंग के समय में पुलिस की ड्यूटी नहीं रहती, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, कुछ रजिस्टर्ड है, तो पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती है, जो कि होना चाहिए उस दौरान, चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा, कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में खासकर हाई स्कूल और कॉलेज के बीच में ऐसा व्यवस्था अगर विधायक जी के द्वारा या मुखिया के द्वारा ऐसी प्रपोजल लाई जाती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, और होना भी चाहिए। अच्छा सर, जैसे आप क्लास लेते हैं, 250 बच्चा एक बैच में रहता है, बहुत सारा बैच होगा, तो जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ यूथ को जो मोटिवेशन होना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई भी करो और सोशल वर्क भी करो और खुद भी आगे बढ़ो, समाज को भी आगे बढ़ाओ, देश को भी आगे बढ़ाओ? तो उसमें मैं मोटिवेट करता हूँ, कई महान हस्तियों का नाम लेकर उन पर कहानी बता करके मैं मोटिवेट करता हूँ। मैं पढ़ाने का तरीका भी मेरा कुछ ये है कि मेरे हाथ में आप किताब नहीं देखिएगा, मैं वॉक करता हूँ, विद्यार्थियों से बात करते लिखाता हूँ। और मेरे बच्चे में एक विशेषता यह है कि मेरे बच्चे स्पेलिंग बहुत कम गलत लिखेंगे, और स्पीड राइटिंग का भी होता है, इसलिए कि मैं बोर्ड पर अगर लिखूँगा तो उतारने का आदत हो जाएगा तो धीमा हो जाएगा। और इंस्पायर मैं उनको करता रहता हूँ अच्छे काम के लिए। मैं कई बार विवेकानंद का उदाहरण हो, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण हो, या गांधी जी का उदाहरण हो, इसके अलावा इंटरनेशनल फिगर में ब्रांसन रिचर्डसन जो कि वर्जिन ग्रुप के सीईओ हैं, या फिर बिल गेट्स जिस तरह से रिक्शा पर भी चलते हुए किताब पढ़ते रहते थे, एक ही कपड़ा पहनकर सो जाते थे, या ब्रेन एक्शन जो व्हाट्सएप का निर्माण किया किस तरह से, या फिर आपको हैरी पॉटर किताब जो जेके रॉलिंग लिखी उसके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से उसे पहले घर से निकाला गया, फिर हस्बैंड छोड़ दिया, नौकरी से निकाला गया, आत्महत्या करने से पहले फिर उसका ध्यान कार्ल मार्क्स के किताब पर पड़ा और फिर वो लिख देती है हैरी पॉटर किताब। इस तरह के चीज़ों को मैं बताता रहता हूँ और कहता हूँ कि अगर मत कर परवाह तो निराशा का, जीवन में हमेशा होती है आशा, जो गिरा है वो उठेगा, जीवन की यही होती है परिभाषा। तो इसलिए उनको इंस्पायर करता रहता हूँ कि व्हाट यू वांट टू अचीव अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता, मैन इज मेड ऑफ हिज बिलीफ एंड व्हाट ही बिलीव्स सो ही इज। भागवत गीता में कहा गया कि मानव विश्वास पर बना है, जो वह विश्वास करता है वही वो हो सकता है। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो उसको कर सकते हैं।
आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती। सफलता के रास्ते में रुकावटें आती वो कौन नहीं जानता, सफल वही होता जो हार नहीं मानता। तो इस बात को इस एटीट्यूड के साथ जाना होगा। इट्स नॉट योर एप्टीट्यूड, इट्स योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। एक शिक्षक के अलावा आप समाज में भी रहते हैं, परिवार के साथ भी रहते हैं। समाज में बहुत सारे युवा पहले भी इस चीज़ के बारे में बोले थे, जो शिक्षा से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं और गलत चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। एक शिक्षक के नाते उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कुछ युवा तो ऐसे हैं जो अनमेच्योर हैं। अनमेच्योर है कि ये टीनेज है, टीनेज में कई सारे बुरे लत से जुड़ जाते हैं। उनको मैं कोशिश करता हूँ कि समझा कर ये बुरा चीज़ है, इसे मत करो, डांट दबाड़ में करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ। फिर वो बच्चे कुछ में मैं देखता हूँ कि बड़े मतलब एक इंटरमीडिएट फेज़ के बाद एक आध 2 साल में ऐसे बुरे लत से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वो जो ग्रेजुएशन फाइनल में जाना शुरू करते हैं तो उनमें एक सुधार सी दिखने लगती है, क्योंकि जिम्मेवारियां जब आप पर आती हैं, मानव को क्या है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ग्रेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस यू। तो जिम्मेवारी महान गुण प्राप्त करता है, जहाँ जिम्मेवारी है वहीं विकास भी है। तो ये बात है और ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि बुरी आदत एक नशा पान बढ़ते जा रहा है। इसमें एक कंसर्न की बात है और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रशासन की रवैया भी तो उस तरह से सवाल के घर मतलब सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि अपने दर्पण से लड़ गया कोई, सीधे सूली पर चढ़ गया कोई, चोरी कोई और किया पकड़ा गया कोई। तो यही बात है आखिर। देखिए सर, कोटेशन में ही सब चीज़ बोल दिया है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अभी कहते हैं कि लोग इस बात के लिए वहाँ जाओ, लोग का विश्वास भी लोगों प्रशासन पर भी उठता जा रहा है। और सरकार कोशिश कर रही है, नियम बनते हैं वहाँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना यहाँ पर जो जिनके पास जिम्मेवारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेवारियों को डायरेक्शन अर्थात ड्यूटी निभा नहीं पा रहे। और इसलिए क्या सच से मुंह छुपाने से क्या फ़ायदा, सच से मुंह छुपाने से भी क्या फ़ायदा, किसी के पास जाने से भी क्या फ़ायदा। अरे चोर उचक्कों की ही हो चुकी है राज, अब थाने में भी जाने से क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा, और लोग जल्दी जाना भी नहीं चाहते हैं वहाँ। चाहते हैं वैसा मजबूर है कि आप जाइए, आप ही से कई सवाल, आप अच्छे आदमी हैं, आप बार बार नहीं लड़ सकते। तो ये सब है। लेकिन अच्छे आदमी के प्रति पुलिस की भी जिम्मेवारी है और वो सोचते हैं, कुछ उसमें भी अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। ज़्यादा बुरे लोग। तो वो ज़्यादा बुरे लोग हैं। जब आपका ये हो जाएगा कि जो मुझे वेतन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर आप एक्स्ट्रा के लिए जाएंगे और एक्स्ट्रा माइलेज करने में आप कुछ गलत कर सकते हैं। लत लग जाता है। हाँ, और फिर लत लग जाने पर ये दिक्कत है। लेकिन उनको सोचना चाहिए, फिर उनके बच्चे हैं जो पुलिस प्रशासन में, उनके भी बच्चे हैं। तो आप गलत ढंग से जब पैसे कमाएंगे तो आपके बच्चे पर पड़ते हैं। ये होता है। इतनी बातचीत के बाद आप समझ गए होंगे कि सर कितने टैलेंटेड हैं और क्यों इनके बैच में 250-250 बच्चा एक बार में बैठ के पढ़ते हैं। क्या नाम है सर कोचिंग का नाम एच.एन. सिंह इंग्लिश क्लास है। और बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने यही कहा कि ऑक्सफोर्ड और के.पी. ठाकुर के किताब से जो लोग पढ़ते थे उसको मैं बदल दिया। मतलब मैं आंधियों में भी चिरागों को जला देता हूँ, जिसको देता हूँ दिल से दुआ देता हूँ। गौर से देख मुझे अंग्रेजी सीखने वाले, मैं अंग्रेजी को अंदाज नया देता हूँ। वाह वाह, क्या अंदाज इसलिए देता हूँ, अब जैसे वर्ड्स ही है तो मैं न्यूमेरिक्स फार्मूला पर चलता हूँ लेकर। निमोनिक्स मतलब होता है कि जिसमें आप फिगर को अंडरस्टैंड करें या तुक मिलता हो। जैसे जिग्नेश स्टिक लेकर जिंगोस्टिक हो गया, तो जिंगोस्टिक मतलब हो गया साहसी। इस तरह से आप वर्ड, वह राशन के लिए एडजुराशन करता है, एडजुराशन का मतलब हो गया प्रतिज्ञा, मतलब रिक्वेस्ट करता है। तो ये तरह का एक फार्मूला हुआ। दूसरा तरफ है कि अब बच्चे को दिमाग तेज करने के लिए, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर अभी बोलूँ कि मैं डाइन के लिए एक होटल हेवन में गया। अब इसमें मैं चाहूँगा तो डाइन मतलब हुआ 9, हेवन मतलब हुआ 7, 97 से मेरा मोबाइल नंबर शुरू होता है। तो ये तरीका है। या आपका नाम है, आपका क्या नाम हुआ? राजा। तो राजा जो नाम है, तो आपका नाम का कोड जो हो गया वो हो गया 46। कैसे?
ये भी एक न्यूमेरिक्स पद्धति में जर्मन आती है। आप अपने नाम का कोड निकाल सकते हैं। कैसे बताइए? वो जैसे कि आर जो है उसका मान 4 होता है, ठीक है, और जे जी का 6 होता है, और ठीक है, और वॉवेल का कोई मान नहीं होता। तो राजा RAJA है, तो आप समझिए आर का मतलब 4 और ए है कोई मान नहीं है, जे का मान 6, फिर ए है कोई मान नहीं, तो 4 पर 6 46 हो गया। हाँ, कितना कितना मतलब यूनिक चीज़ सब है, ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े थे तो। और भी है ये कि बच्चे में जैसे वर्ड्स सबसे पहले कौन शब्द आया, आप किसी से पूछिए कि इंग्लिश में सबसे पहले कौन शब्द आया, कौन शब्द आया? तो आउच शब्द का प्रयोग हुआ बोलने में, और लिखने में पेनिसिलम शब्द था। पेनिसिलम जो है सो लैटिन नाम है पेन का, समझे। तो पेने मतलब होता लंबा, पेने मतलब होता लंबा, और सिलम लम का मतलब होता पूंछ। तो पहले ज़माने में आप देखते होंगे पंख या पूंछ से लिखा जाता था, बिल्कुल के साथ। तो सीलम फिर हट गया, पेंसिल हो गया, और पेंसिल इल हट गया तो पेन हो गया। तो पहला शब्द ये था। आप इस तरह से इंग्लिश का आप हिस्ट्री में जाइएगा वर्ड। आप सर ये सब कहाँ से सीखे सर? मैं पढ़ते रहता हूँ ज़्यादा, अपने से ये सब चीज़ प्रैक्टिस किया है? क्योंकि हमको नहीं लगता सरकारी स्कूल में से बता सब तो चीज़ नहीं बताया। मैं MA इंग्लिश से किया, और मतलब मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हूँ, MA इंग्लिश हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। फिर जर्नलिज्म किया, उसके बाद फिर मैं BEd किया, और फिर मैं PhD अभी परज्यूम हूँ। तो पढ़ने का एक शौक़ था कि इस तरह से पढ़ें। अब जैसे मीडिया का शब्द जो होता है, जर्नलिस्ट शब्द, इसका प्रैक्टिस भी मैं क्लास में कराता हूँ, बच्चे का स्पोकन कैपेसिटी अच्छा हो सके, उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। इसके लिए अब वर्ड ही है कि अब कोई कहेगा पक्का सड़क, पक्की खबर, पक्का आदमी, सब में पक्का लगा है लेकिन सब में अंतर है। अब पक्की सड़क कहेंगे तो वो टालमेक रोड हो गया, अब पक्की खबर कहेंगे तो ऑथेंटिक न्यूज हो गया, अब पक्का आदमी कहेंगे तो जेन्युइन आदमी हो गया। तो सब में वर्ड्स का भी अंतर है। अभी एबल कैपेबल है और एबल है, तो दोनों में अंतर है। लोग बोलचाल में बोल सकते हैं, लेकिन कैपेबल के साथ आप निगेटिव मीनिंग को ले सकते हैं। आई एम कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर चैनल, बट आई एम एबल टू अपलिफ्ट योर चैनल। तो वो आप ये सब चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ। मैं इसमें समय देते हैं अभी भी आप पढ़ाई? मैं अपने खुद पढ़ता रहता हूँ, जिसमें मैं नॉर्मन लुइस का वर्ड वॉल्यूम मेरे पास लगभग, मैं अपने आप को हमेशा मैं डिक्शनरी नहीं देखता हूँ। आप कोई शब्द पूछिएगा मैं स्पेलिंग तुरंत बता दूंगा, और वर्ड का हिस्ट्री भी उसके बारे में मैं भी कुछ जानता रहता हूँ। 55,000 शब्द मुझे जुबान पर याद है। 55,000 शब्द मतलब आपको लगता है ऑक्सफोर्ड वाला मोटका डिक्शनरी है यार? लगभग चीज़, अगर नाउन को छोड़ दिया जाए कुछ भी देश के। 55,000 सर बहुत बड़ा। 55,000 शब्द मुझे जुबान पर याद है। मैं किसी भी कंपटीशन का UGC लेवल हो या बैंक PO का हो, उसके अंग्रेजी में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होता। मैं तो सारे वर्ड्स, मैं केवल सुंदर का 100 वर्ड केवल सुंदर पर बोल सकता, बता दीजिए, बताइए। बोल सकता हूँ। बोलिए। 50 मैं अभी एक फ्लो में बोल सकता हूँ। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, एक सिंपल जानते हैं, पल्चराइट्यूड, लिबिडनस, लूसेंट। उसके बाद आप ले लेते हैं इसके कमली। उसके बाद ले लेते हैं आपको ये क्या कहते हैं, इनॉर्मस, एलिगेंट। ये सब वर्ड्स के अलावे फिर आप जेगोन्टेक्स, ये शब्द आ जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारा शब्द है। एक आप समय दीजिएगा तब। इसी तरह से जैसे मूर्ख हुआ, तो मूर्ख का भी मैं इसमें 30-35 बोल सकता हूँ। जैसे आप मूर्ख वाले पे नहीं जाते हैं, अच्छे पॉजिटिव वाले पे आते हैं। जैसे सर प्यार शब्द जो होता है वो माँ अपने बच्चा को करती है, तो प्यार शब्द का भी बहुत सारा है क्या? देखिए प्यार में होता क्या है कि जो माँ बच्चे को जब करती है तो वो फोंडल हुआ, दुलार प्यार, ठीक है। हम जो प्यार करते हैं लव हुआ, एक प्यार हुआ इन्फेचुएशन, ठीक है, एक प्यार हुआ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या? झुकाव वाली प्यार, किसी के प्रति आपका। एक तरफा वाले को क्या? एक तरफा हुआ तो लव लॉर्न, प्यार का मारा, उसको कहते हैं लव लॉर्न, प्यार में मारा बेचारा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लव लॉर्न, ठीक है। ये आप लैटिन में ले लीजिए तो एमिकस कहते हैं प्यार को। अच्छा, जैसे गुपचुप वाला होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको। देखिए वो तो वो एक लव 14 प्रकार के होते हैं। अगर लैंग्वेज में जाइएगा, देयर आर 14 काइंड्स ऑफ लव, जिसमें इरोटिक लव है, कंजुगल लव है। एरोटिक मतलब उसका मतलब एरोटिक लव हुआ जो कि शारीरिक प्रेम का आकर्षण हुआ, ठीक है।
एक कंजुगल लव हुआ, वो पति पत्नी के बीच प्रेम हुआ। उसके बाद एक फिलियल लव हुआ, वो बच्चे के बीच माँ बाप का प्रेम हुआ। तो इस तरह से एक डिवाइनिटी लव हुआ ये, और एक लव हुआ वो इसका बताइए ना पहले। डिवाइनिटी लव हुआ कि ईश्वरीय आप रिलीजियस प्रेम करते हैं, ठीक है। और एक पोपिंजा हुआ, वो दिखावा करते हैं, आप प्यार करते नहीं हैं। हाँ, तो ये, हाँ। उसके बाद आपको फिर आ जाते हैं लव में रेंडजेबस लव। वो लव होता है कि आप मिलन स्थान के लिए इंजॉय लव करते हैं, ठीक है। और फिर एक आ जाते हैं आप लव में जिसको हम लर्व कह सकते हैं। वो लर्व आ जाते हैं सेक्रेट लव में। जो आप कह रहे थे सेक्रेट लव क्या है? लर्व उसको बोलते हैं, स्पेलिंग सर? LURVE। LURV, मतलब सर पहली बार हम सुने हैं तो ये भी यूज होता है। तो इस तरह से ही लव है। और क्या सब इसमें हाँ डिटेल में नहीं जा सोचे हैं कि प्रेम परिचय को आसान, वीरानों को गुलिस्तां बना देती है। किसी ने आप बीती कहा है, प्रेम इंसानों को भी भगवान बना देती है। यही बात है। मतलब सर में बहुत सारी क्वालिटी है, हम सामने से महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। हमको लगता है इनके साथ स्टूडेंट इसीलिए जुड़े हुए हैं। सर बहुत टैलेंटेड है। सर आपको रहना चाहिए था रोसड़ा उसरा में, वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह के टीचर नहीं मिल पाते। तो रोसड़ा में कोचिंग सिस्टम जो है वो चलता है। हाँ, तो मैं किसी कोचिंग में जाकर पढ़ाना पसंद उतना नहीं करता, अपना इंस्टीट्यूशन। और मेरा यहाँ क्लास ओवर होगा 11 बजे। 11 बजे के बाद किसी दूसरे जगह जाकर टाइम बनाना, चूँकि कोचिंग का टाइम मॉर्निंग होता है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर ऑनलाइन क्लास बाद में दूँ और बच्चे जुड़ें, अपना सभी जगह से बच्चे पढ़ सकें। हाँ। सर में जो इंग्लिश पढ़ाने की क्षमता है, उसके साथ सर की वक्ता क्षमता जो है, बोलने की कला है, वो बहुत ही बढ़िया है, सुपर्ब है। सर बोलते हैं उसमें बीच बीच में सर कोटेशन और शायरी बोलते हैं। हमको लगता है बहुत सारा कोटेशन सर को याद है, मौका नहीं मिल पाया यहाँ पे सब चीज़ बोलने का। सर का वक्ता शक्ति बहुत अच्छा है। हम यहाँ बैठ के इनसे कितना चीज़ सीखे हैं वो पता नहीं, लेकिन प्रभावित जरूर हुए हैं, क्योंकि हम भी दिन भर बोलने का काम करते हैं। हमको लगता है कि इनसे बहुत चीज़ हम सीख सकते हैं, या फिर दूसरे पत्रकार भी इनसे सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इनके सामने बैठ के इंटरव्यू करने का। दिन भर मान लीजिए नेता लोग का करते हैं, चोर बनोर सबका, किसी शिक्षित आदमी के सामने बैठ करके करने का उसका अलग ही अनुभूति होता है। इसीलिए पिछले 1 घंटा से इंटरव्यू कर रहे हैं और मन कर रहा है कि और करते जाए, लेकिन अब इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि 1 घंटा लोग बैठ के देखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सर जैसे आप पढ़ाते हैं, बोलने की बात जो है ना, चूँकि मैं भी न्यूज़ एंकर बनना चाहता था। तो मुझे बन जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो एंकर बनना टाइम मिलता है सर? दिन में मिलता है टाइम? दिन में कभी मिलता है टाइम, कभी कभार में। हाँ। तो वो चूँकि टाइम की कमी है, मैं कोई चैनल के लिए न्यूज़ एंकर का काम करना चाहता था। तो मैं बाद में मेरा सोच थोड़ा वो उस तरह का था। मैं BBC के बारे में सर्च किया, तो उसके लिए पहले 10 साल का आपके अनुभव होना चाहिए, बैकग्राउंड। और मैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल के लिए मैं आई वांटेड टू बी एन एंकर ऑफ एन इंग्लिश न्यूज़ चैनल। और मैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, अमेरिकन भी, और मैं अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश दोनों पर कमांड है, जैसे मेरे ब्रिटिश पर है। उसके अलावा मैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के इंग्लिश को भी जानता हूं, जो करंट डायलेक्ट है। हाँ, तो मैं शौक से इंग्लिश को पढ़ा और एंकर मैं बनना चाहता था। आप लोग को देखकर अच्छा लगता है। आप लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाद में आप लोग स्टार्टिंग ही है सर, स्टार्टिंग। आप लोग बाद में फिर एंकर बनेंगे। और कई सारे लोग मुझसे सजेशन लेते रहते हैं। कई नेता में जो भी तरह के लोग हैं, वो लोग भी मुझसे कुछ लिखवाते हैं कहाँ क्या बोलना चाहिए, इस तरह की चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि नॉलेज इज़ दैट वेल्थ विच इज़ इंक्रीज्ड बाय यूज। ज्ञान वह धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इसी कोटेशन के साथ अब हम लोग इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं था। इस इंटरव्यू करने के पीछे कहीं ना कहीं एक मोटिव मेरा ये था कि जो यूथ हैं, सर भी यूथ हैं, पूरा यूथ है, हम लोग के एज के ही हैं, और जो यूथ इस चीज़ को देख रहे हैं, इनसे मोटिवेट हों। और जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं, सर पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, जो जिस जगह पर ही हैं अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर सकते हैं। टॉप का स्थान हमेशा खाली होता है। द प्लेस ऑन टॉप इज नेवर क्राउडेड विथ पीपुल। तो इसलिए जहाँ पर हैं उसी, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग में बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में बेस्ट कर रहा हूँ। जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में भी बेस्ट करना चाहिए। और जो यहाँ तक कि जो बूट पॉलिश करते हैं, उनको बूट पॉलिश में अच्छा करना चाहे ताकि ऊपर जा सकें, लोग उनके पास आए। ये एक सोच के साथ आगे
बढ़ना होगा, तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस यही मोटिव था इंटरव्यू करने का कि जहाँ पर हैं आप अच्छा काम कीजिए और उसमें ही खूब अच्छा काम कर लीजिए, आप सफल व्यक्ति कहलाएं। काम कोई बुरा नहीं होता, आपके करने का तरीका। एक टेम्पू चालक था, उसका टेम्पू खूब अच्छा नहीं चल रहा था, ऑटो रिक्शा था, तो वो सोचा कि इसमें क्या बेहतर किया जाए, तो वो क्या किया, जो उसमें न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दिया। उसके अलावे क्या करना शुरू किया, उसमें ड्रिंकिंग पे भी रखता था। उसके अलावे वो म्यूज़िक सिस्टम उसमें कर दिया और डिजिटलाइज हो गया, लोगों से जुड़ गया। अब सबसे ज़्यादा लोग आते थे, उसी का टेम्पो खोजते थे, उसी के टेम्पो से जाना चाहिए था। तो कुछ नया तो करना पड़ता है। किसी भी चीज़ में आप कुछ क्रिएटिविटी करके नया करके आप आगे बढ़ सकते हैं और टॉप पे जा सकते हैं। इसी बात के साथ इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर।